चाहूंगी कि आप मंच पर आए। इस सेशन को होस्ट करेंगी मेरी सहयोगी ऋतु तोमर। संतोष राठी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो आप मंच पर आए। पूजा वशिष्ठ जी, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आए। परमिला सुहाग जी, आप यहां पर मौजूद हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आए। ओवर टू यू ऋतु। हेलो, आप तीनों का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, क्योंकि हम लगातार महिलाओं को लेकर बात कर रहे हैं और आप तीनों ही अपनी संस्था के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। कोई डायरेक्टर है, कोई चेयरपर्सन है, कोई प्रिंसिपल है, और आप की इस पोस्ट तक आने के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष भी होगा, एक बहुत लंबा वक्त भी होगा। सबसे पहले मैं प्रमिला जी आपसे बात करूंगी, क्योंकि देखिए आप डायरेक्टर हैं और ये जो पोस्ट है ये यूं ही नहीं मिलती, खासकर अगर महिलाओं की हम बात करें। अगर कोई मेल डायरेक्टर होता है तो उससे ये उम्मीद करना कि वो उस पद पर है कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जब कोई फीमेल होती है, कोई लेडी होती है, तो ना सिर्फ समाज में एक अलग ही नजर से उसे देखा जाता है, बल्कि लोग वाकई इस चीज को मानते हैं कि एक बहुत लंबा संघर्ष रहा होगा और पता नहीं कितनी तरह के हर्डल रहे होंगे जिनसे निकलकर ये महिला आज इस पद पर पहुंची है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका सफर कैसा था बीइंग एन वुमेन। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले इंडिया न्यूज का बहुत धन्यवादी रहूंगी हमेशा कि मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। और सबसे बड़ी बात, मेरी जिंदगी में सबका कोई ना कोई आइडियल होता है, सबका कोई ना होता है, और मेरी जिंदगी के जब मैं इतनी सी थी, मेरी जो आइडियल रही है वो मेरे सामने बैठी है मैडम सुमन मंजरी। बहुत छोटी बच्ची थी मैं जब इनको मिली थी। मेरे फादर साहब एक पुलिस ऑफिसर रहे हैं। जैसे आपने अभी बात की कि बीइंग डायरेक्टर आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती होंगी, समाज का भी वो चीज है, तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहती हूँ कि बेवक्त बेवजह बेहिसाब, बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देती हूँ, आधे दुश्मनों को यूं ही मार गिराती हूँ। तो यहां तक का सफर जो मेरे आइडियल मेरी जिंदगी में रहे हैं वो मेरे फादर साहब रहे हैं। वो वैसे शारीरिक रूप से मेरे साथ नहीं है, लेकिन अभी भी उनकी आत्मा, उनका परमात्मा मेरे आसपास ही हैं। उन्होंने ये जो आदर्श मुझे दिए, मुझे बेटी नहीं बेटा करके पाला। मैं 7वीं कक्षा में थी तब से मैं बुलेट बाइक चलाती थी, और आज भी मतलब कोई भी गाड़ी कुछ भी है, हमेशा वो ये बोलते थे कि नहीं बेटा, भाई नहीं तू भी कर सकती। और उन्होंने हमेशा एक जिंदगी में डिसिप्लिन सिखाया। पुलिस ऑफिसर वो थे। मुझे शुरू में बच्चे ही थी तब गुस्सा आता था उनकी कई चीजों पे, क्योंकि एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी, उनकी जिप्सी बाहर खड़ी थी, तो मैंने कहा पापा बारिश बहुत तेज है, स्कूल छुड़वा दीजिए। बट वो गए अंदर और उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो अंदर गए और रेनकोट लाया और मुझे बोला ये रेनकोट पहनो, साइकिल उठाओ और स्कूल जाओ। तो वो चीजें आज मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे अंदर कूट कूट के भरी, और वो चीजें आज मैं अभी जो जैसे बीइंग अ टीचर भी हूँ, बीइंग डायरेक्टर भी हूँ, और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, बहुत लोग हमें लाइव भी देख रहे होंगे। मैं आप सबको एक यही मैसेज देना चाहूंगी कि बेटा जिंदगी में 2 लोगों को कभी ना धोखा देना। 2 लोग वो जिंदगी में 2 लोग जो वो पिता जिसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ हारा हो, माँ जिसे तुमने हर अपने गम में पुकारा हो, वो 2 जिंदगी में कभी आप धोखा नहीं देंगे। और एक जो मैं अभी बात कर रहे थे कि बहुत बच्चे आउट ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं
मैं आज के माँ बाप को भी जिम्मेवार मानती हूँ, क्योंकि जब बहुत छोटा बच्चा होता है तो माँ सोचती है कि रोए नहीं तो उसके आगे मोबाइल में कार्टून चला दिया, ताकि दूध पी ले, उसके आगे कार्टून टीवी चला दिया। क्या वो माँ, जब पहले की पीढ़ी, जब हम थे, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो आज भी हम अपनी माँ से उतने ही जुड़े हुए हैं जो आज की जनरेशन नहीं जुड़ी हुई है। हम लोगों ने बच्चों को वो वैक्यूम दिया है, वो एक खालीपन दिया है, क्योंकि वो जो खालीपन, वो भावना का जो एक समुद्र है, उसको कोई तो भरेगा। जब माँ बाप उसको भर के नहीं देंगे, घर वाले रिश्तेदार उसको भर के नहीं देंगे, तो बच्चा कहीं ना कहीं तो डगमगाएगा। हम बच्चे को कसूरवार मान लेते हैं, लेकिन मैं बच्चों को कसूरवार इसलिए नहीं मानती क्योंकि उसने अपनी जरूरत घर की बजाय बाहर पूरी की है। तो हमने उसको मौका ही क्यों दिया कि उसे बाहर पूरी करना पड़े। और बेटा, आप सब लोगों को भी मैं यही चीज कहना चाहूंगी, ऑलवेज शेयर एवरीथिंग विद योर पेरेंट्स। क्योंकि जब भी जिंदगी में, एक बात बताती हूँ आपको, जो भी अगर आपको अपनी माँ बाप से कुछ भी छुपाना पड़ता है, यहाँ डर होता है, यहाँ दिल धड़कता है कि कहीं गलत तो नहीं, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलत हैं। और उस गलती को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ आप बोलते चले जाते हैं। ऐसे ही बेटियों की, जहां हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आज विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वैसे तो 21वीं शताब्दी में हम लोग पहुंच गए हैं। तो मुझे एक चीज आज यूं लग रही है, क्या विमेन एम्पावरमेंट के लिए ऐसे स्टेज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? एक माँ, एक बहन, एक औरत, एक पत्नी के बिना तो ये संसार चल ही नहीं सकता। सब कुछ एक औरत में है कि जितना इज्जत मान हम लोग देते हैं। और जहां समाज की हम बात करते हैं, अभी मैम भी बोल रहे थे कि भाई हमें कोई थप्पड़ मारता है, करता है, बहुत सारी चीजें, जैसे आप सोशल का, आप मेरे बात कर रही थी, सोशल सर्कल है, तो वहां पर एक मानसिकता ये बन गई है कि एक लेडी की पिटाई होती है और वो अगर उस चीज को रिवोल्ट करती है तो उसकी सास, चाची, इवन माँ उसकी, कोई बात नहीं बेटा, हस्बैंड है, आदमी जात है, मार भी देता है। क्यों मार देता है? क्या एक कमोडिटी है औरत? ये चीजें जो हैं, ये आप सब लोगों को खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। कोई भी आपको आकर तलवारें नहीं पकड़ाने वाला है, आपको अपने अंदर काबिलियत लेकर आनी है। आपकी जो ये एजुकेशन है, एजुकेशन में सिर्फ आपको डिग्रीज नहीं लेनी है, आपको एक वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि नोबडी कैन ट्रीट यू एज कमोडिटी। आप उतने ही माँ के, उतने ही 9 महीने पेट में आप रहे जितने की एक बेटा रहा है। और मैं उन पेरेंट्स को इस मंच के माध्यम से, उन माँ बाप को जो ये चीज कहते हैं, नहीं बेटा, बेटी तू बाहर नहीं जाना, आप मत रोको अपनी बेटियों को बाहर निकलने से, अपने बेटों को तहजीब सिखाओ कि वो चीजें, जो डर, जिस वजह से माँ बाप डरते हैं, आप सब जितने बेटे हैं, आप लोग भी ये चीजें समाज में दें। आए दिन सड़क पे कोई हादसा हो गया, किसी पेरेंट्स को ये डर है कि कहीं मेरी बेटी, उसका दिल धड़कता है माँ का कि मेरी बेटी सुरक्षित तो आ जाएगी। क्यों है वो डर? वो डर निकालना होगा। और अभी एक छोटी सी बात और साझा ये करनी चाहूंगी कि जो, जैसे अभी यहाँ पर मैडम आए थे ICS से, वो बोल रहे थे कि पॉलिटिक्स में पढ़ा लिखा होना जरूरी है। जब हर चीज के लिए पैरामीटर्स में एजुकेशन है, तो पॉलिटिक्स में भी जरूरी है। हम दूसरे देशों से, फॉरेन कंट्रीज से क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर है। वहां पर जो कम पढ़ा लिखा है वो कम लेवल पे है, और उसी लेवल से उनकी आगे प्रोटोकॉल है, वो असेंडिंग ऑर्डर में है। हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि जो बहुत पढ़ा लिखा है वो ही सल्यूट मार रहा है जो कम पढ़े लिखे हैं। तो मैं इस चीज को सच में, एक बीइंग जनरल पर्सन, में ये चीज विरोध करती हूँ कि भाई, एक जो भी आप नेता चुनते हैं उसकी एक बेसिक क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। वोट से पहले वो घर घर जाके हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, और वोट मिलने के बाद, जीतने के बाद, उनके गनमैन धक्के मार के साइड में करते हैं। तो ये चीजें, जब तक ये समाज नहीं सुधरेगा, जब तक एक राजनीतिज्ञ आम आदमी बनकर सबके साथ नहीं आएगा, और दूसरा ये कि जब बेटियों को तब तक सशक्त नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी। मानसिकता का बदलना सबसे पहले जरूरी है। तो मेरा सभी से अनुरोध इस मंच के माध्यम से कि बेटियों को कभी भी पीछे ना करें, क्योंकि अगर बेटा अंश है तो बेटी वंश है। बेटा एक वंश को निभाएगा तो बेटी 2-2 वंश को निभाएगी। और इसीलिए बेटियों को हमेशा मैं इस मंच से कहती रहती हूँ कि चिड़िया होती हैं ये बेटियां, चिड़िया होती हैं ये बेटियां, लेकिन पर नहीं होते बेटियों के। मायके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, लेकिन घर नहीं होते बेटियों के। मायका कहता है कि ये बेटियां तो पराई हैं,
ससुराल कहता है पराए घर से आई हैं। क्या मुझे कोई बताएगा कि ये बेटियां आखिरकार किसके लिए बनाई? इनका आदान प्रदान ना करें, इन्हें कॉमोडिटी ना समझें, क्योंकि बेटी ने एक कुल को नहीं 2-2 कुलों को रोशन करती है और मान सम्मान सत्कार है। तो इसीलिए आप सब लोग आपस में भी करें। और आज की जो देखा जाए कि एक औरत भी औरत को पीछे करने में लगी हुई है, वो पीछे करने में ना लगे, जैसे हाथ से हाथ बढ़ाकर आगे चलने का प्रयास करें। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगी। तो इसीलिए मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि आगे बढ़ते चलें, अपनी बुरी मानसिकता, बुरी आदतों को पीछे छोड़ें और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे एजुकेशनिस्ट हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हैं। तो जहां पर स्टूडेंट अगर भटकता है, बच्चा अगर माँ बाप का भटकता है, तो मैं पहला कसूर खुद का एक बीइंग अ टीचर मानती हूं कि हमारी कहीं कोई कमी रही होगी जब हमारा बच्चा भटका है। तो बेटा, आप सब लोगों को मेरा ये रिक्वेस्ट है यहाँ इस मंच से कि आप लोग प्लीज बी फेयर टू योर सेल्फ, टू योर करियर, टू योर पेरेंट्स, टू योर टीचर्स। थैंक यू। बहुत सुंदर लाइनें कही और बहुत ही अच्छी बातें भी कही आपने। वाकई में अब इन सब चीजों को लेकर अगर हम सोचे समझे तो कई तरह की चुनौतियां भी हमारे सामने होती हैं। फिर उनसे अब आगे कैसे बढ़ना है ये भी हमें ही तय करना है जब तक हम खुद स्ट्रांग नहीं होंगे। संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं और मैंने हमेशा देखा है कि अगर स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो टीचर्स, खासकर फीमेल टीचर्स का रेशियो बहुत ज्यादा होता है। और अगर प्रिंसिपल की हम बात करें तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो मेल प्रिंसिपल होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो ये देखने को मिलता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि उनकी लड़कियों के लिए, उनकी बेटियों के लिए, उनकी बहनों के लिए एक अच्छा करियर या फिर सेफ्टी या कंफर्टेबल जोन की अगर हम बात करें तो करियर के तौर पर चुनते हैं कि आपको बनना है तो आप टीचर बनोगे, इसके अलावा आप दूसरा करियर नहीं चूज करोगे। अगर वो कोशिश करती भी है तो भी मना कर दिया जाता है। तो ये जो सोच है, ये सोचना कि एक टीचर है तो शायद वो बेस्ट है क्योंकि शायद वो 2 बजे के बाद फ्री हो जाएगी, वो घर आ जाएगी, वो सेफ्टी जोन में रहेगी, वो घर की जिम्मेदारियां भी संभालेगी, इस बात से आप कितना सहमत हैं? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे ये मंच प्रदान किया। यहाँ पर जिक्र महिला सशक्तिकरण पर हम सब लोग बातें कर रहे हैं। आपने जो मुझसे अभी सवाल किया कि शिक्षा जैसे पेशे को क्यों अपनाने के लिए लड़कियां तैयार नहीं हैं और क्यों ये ज़्यादा बेहतर, मेरे नज़रिए में भी मैं इसको बाकी से लड़कियों के लिए बेहतर मानती हूँ, सुरक्षित मानती हूँ शिक्षा में अगर टीचर्स लड़कियां आती हैं। लेकिन मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी बिटिया आजकल इंडियन ऑयल में ऑफिसर है, दिल्ली में पोस्टेड है। और उसको जब वो कॉलेज में या स्कूल में पढ़ती थी तब मैं उसको बोलती थी, मैंने कहा बेटे आप टीचिंग लाइन में जाइए, ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो न जाने क्यों वो इस चीज़ को एक गाली की तरह लेती थी कि मॉम क्या बोलती हो आप। यानी उनको ये लगता है कि जो बहुत पढ़ाई में पीछे रह गए वही इस फील्ड में जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षा एक, ये जो टीचिंग का पेशा जो है ये लड़कियों के लिए मैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानती हूँ। उनको 2 जिम्मेदारियां हैं, घर पर भी उनको घर भी संभालना है और घर संभालना है तो ये ज़रूरी है कि आप कुछ वक्त अपने बच्चों को दे पाएं, अपने हस्बैंड को दें, अपने परिवार को दें, ताकि जैसे कि अभी मेरी बहन बात कर रही थी कि आजकल पेरेंट्स के पास वक्त ही नहीं होता है बच्चों के लिए कि वो उनको खाना भी इवन अपने हाथों से खिला पाएं। उसका वजह यही है कि इन कंपनीज में जब लड़कियां जॉब करती हैं, सुबह निकलती हैं और शाम तक देर रात तक घर पर पहुंचती हैं, तो कितना ही वक्त वो अपने परिवार को दे पाएंगी। तो मेरे हिसाब से ये जो टीचिंग लाइन है वो गर्ल्स के लिए तो बहुत ही बेहतर मानती हूँ मैं, और इसको कभी भी कम आंकना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पता नहीं क्यों टीचर्स को ये सोचते हैं कि अगर कोई और काम नहीं मिला तो टीचर बन गए हैं। लेकिन विदेशों में कई कंट्रीज में देखो शिक्षक को, टीचर को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे ऊंचे दर्जे की जॉब मानी जाती है टीचिंग। तो मैं आग्रह करूंगी सभी बच्चों से कि सिर्फ इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और अन्य इस तरह से एमएनसीज की तरफ जाने की बजाय आप एजुकेशन में भी आइए।
शिक्षा को अपना एक पेशे के रूप में, अपनी जॉब के रूप में इसको टीचिंग लाइन को भी ज़रूर एडॉप्ट करें। यहाँ पर मेरा जो अपना एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं एक बहुत छोटे से कस्बे से आती हूँ, गोहाना, और वहाँ पर मेरे फादर जो थे वो एक एडवोकेट थे और मेरी मदर पढ़ी लिखी नहीं थी। और मेरे फादर ने बचपन से, जैसा कि अभी माननीय श्रीमती सुनैना चौटाला जी भी बता रही थी, कि लड़कियों को कभी भी बचपन से ये नहीं कि आपके भाई आपके साथ चलेंगे या आपके साथ कोई प्रोटेक्शन चलेगी, उनको बचपन से खुद को अपनी ढाल खुद बनने दिया जाए। उनको ढाल के रूप में उनके भाई या उनके पिताजी साथ न रहें, बल्कि उनको ये समझाया जाए कि आप हर वो काम कर सकती हो जो लड़के लोग आप खुद कर सकते हैं। मेरे फादर ने सिर्फ बचपन से मुझे यही सिखाया कि कहीं भी हम जाते थे, उस जमाने की बात है, आज से 40 वर्ष पुरानी बात रही होगी, जब मैं एक स्टूडेंट थी, तो म्यूजिक में या जैसे स्पोर्ट्स में, हर एक्टिविटीज में उन्होंने हमें लड़कों की तरह से प्रोत्साहित किया। और हर जगह जहां भी जाना होता था वो कभी नहीं बोलते थे कि आपके साथ आपका भाई जाएगा या आपके फादर जाएंगे। वो कहते थे बेटा आपके आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके मुंह में जुबान होनी चाहिए, आप जा सकते हैं, आप पूछिए कि कहाँ आपको जाना और क्या कुछ करना है। तो ये सब चीजें हमें बचपन से बच्चियों को खास तौर पे सिखाने की जरूरत है कि आपके साथ आपका कोई भाई या पिता एक प्रोटेक्शन के रूप में या एक ढाल के रूप में खड़ा नहीं होगा कभी भी। आप खुद को अपनी ढाल बनाइए, क्योंकि कहते हैं कि ये यूं तो कहते हैं कि आधी जमीन और आधा आसमान तेरा है। यूं तो कहते हैं कि आधी जमीन और आधा आसमान तेरा है, फिर क्यों तेरे जीवन में ये अंधेरा है। उठो, जागो और खुद को तैयार करो कि अपने खिलाफ हो रहे अन्याय पर जमकर वार करो। बहुत खूबसूरत लाइनें आपने कही हैं, और वाकई में हमें अब आगे बढ़ने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है, और जब हम खुद को स्ट्रांग नहीं रखेंगे या खुद को उस संघर्ष में तपाएंगे नहीं, तो तब तक हीरा कैसे बनेंगे। पूजा जी, आपके पास आऊंगी। आपके जीवन में काफी संघर्ष रहा है, काफी मैंने सुना है और पढ़ा है आपके बारे में। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, किस तरह के हर्डल्स आपने अभी तक देखे हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए? नमस्कार। सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी व इंडिया न्यूज़ हरियाणा का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच पे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं एक मतलब साधारण से परिवार की बेटी थी और छोटे से गांव की बेटी हूँ, जिसको लोग जानते भी नहीं। झज्जर डिस्ट्रिक्ट का बाकरा गांव है। जैसे ही 10वीं पास की तो मेरी शादी कर दी गई। पापा मेरे आर्मी में थे, जॉब करते थे उस टाइम पे, और अभी कैप्टन से रिटायर हैं। तो शादी करके जब मैं आई तो परिवार साथ में ही रहता था इकट्ठा, तो सब ऐसे ही चलता रहा। मेरे जो हस्बैंड थे वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी में गाजीपुर थे ड्यूटी पे। तो सोचा कि परमानेंट नहीं है, आने वाले टाइम में जॉब परमानेंट हो जाएगी और सैलरी अच्छी हो जाएगी, लेकिन आज तक भी परमानेंट नहीं हुए और ऐसे ही सब चलता रहा। कुछ टाइम बाद परिवार से हमें अलग कर दिया और मेरे को 3 बच्चे भी हो गए। तो मेरे को कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं और अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाऊं। तो मैंने कुछ सरकार की स्कीमों से जुड़ के, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, उनसे जुड़ के मैंने ट्रेनिंग ली और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। ग्रुप बना के, जैसे आजकल मैम ने भी कई बार मैंने सुना है, सभी ने महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात की है। मैंने उन महिलाओं को साथ लिया है जो बिल्कुल अपने टाइम में पढ़ लिख नहीं पाई और आज वो इंग्लिश बोलती हैं। सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण मैं मानती हूँ कि जब मैं उनको देखती हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ, सही मायने में यही महिला सशक्तिकरण है। हमने ट्रेनिंग लेके काम शुरू किया और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, जिसमें मैंने गांव की ऐसी महिलाओं को जोड़ा जिनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं था। और ऐसी महिलाओं को जोड़ के हमने जो भी हमारे किसान भाई खेतों में पैदा करते हैं, जैसे बचपन से खेतीबाड़ी किया था, पशुपालन किया था, ज़्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाई। 3 बच्चे पैदा होने के बाद 2011 में मैंने +2 ओपन से पास की और ऐसे ही सब चलता रहा। और किसानों से मतलब जो भी अनाज हम डायरेक्ट उन्हीं से लेते हैं और उन्हीं के आज हम प्रोडक्ट बनाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से।
और जैसे हमने गेहूं से दलिया, बाजरे से खिचड़ी, ज्वार से बिस्किट, बाजरा, चना, रागी जैसे आने वाला 2023 मिलेट ईयर घोषित किया है। तो हमारे सारे मिलेट प्रोडक्ट हैं। जिस टाइम में लोग मतलब पुराने टाइम में लोग जो चीजें खाते थे तो बीमार नहीं पड़ते थे, जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, जौ, इनकी रोटियां खाते थे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज हम देखते कि हर इंसान को शुगर है, बीपी हाई रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम है। तो क्यों ना हम उन्हीं चीजों को वापस लाएं और इनको अपनाएं ताकि लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आमदनी का साधन भी हो। तो आज गांव की 150 महिलाओं को मैंने अपने साथ में जोड़ा है। मैंने 11 SHG बनाए हैं और धीरे धीरे करके मतलब जैसे पहले महिलाएं बाहर से पैसा लेती थी तो उनको कोई पैसा नहीं देता था, ब्याज ज्यादा हो जाता था जितना पैसा वो लेती थी। तो आज महिलाएं समूह से ही पैसा लेती हैं और उनको किस्तों में वापस देती हैं। तो महिलाएं आज किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, वो अपने पैरों पे खड़ी हैं। और मैं भी घूंघट पर्दा करती थी पहले और सिर पे इतना चारा लेके आती थी जितना वजन मेरे अंदर भी नहीं होता था। आज मेरे को हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से काफी सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। आज मैं वक्ता के रूप में दूसरे राज्य में जाती हूँ कि हम महिला सशक्तिकरण के साथ साथ किसानों के आय डबल कैसे कर सकते हैं। और आज पूरे देश की महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, फोन पे यूट्यूब के माध्यम से मतलब सलाह लेती हैं कि मैम अगर आप ये सब कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। हमने आपकी पूरी कहानी को देखा है। मैंने जहाँ पे काम किया है वो हमारे परिवार की एक खंडर हवेली थी। लोग इसको भूतिया हवेली बोलते थे, कोई उसके पास नहीं जाता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। उसी में मैंने शुरुआत में गाय पाली और आज वहाँ पे अच्छी खासी एक यूनिट लगी हुई है और आज हमारी कुकीज बनी हुई 5 स्टार होटल और बड़े स्टोर में जाती हैं। आज जो अनपढ़ महिलाएं थी जिनको कुछ नहीं पता था, आज वो वनीला एसेंस बोलती हैं, फ्लैक्स सीड बोलती हैं, मतलब फ्लैक्स सीड कुकीज आज हमें बनानी है। और मतलब उनको जब मैं देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं महिलाओं के लिए कुछ कर पाई। सोचा तो मैंने अपने लिए ही करने का था, लेकिन मेरे को पता ही नहीं था कि कब इतनी सारी महिलाएं जुड़ जाएंगी और आज अपने पैरों पे खड़ी होंगी। क्यों महिलाएं हमेशा हाथ फैलाएं, क्यों ना उनका हाथ भी देने वाला हो। जब महिलाएं कमाने लगती हैं तो उनकी परिवार में ओहदा भी बढ़ जाता है, लोग उनसे सलाह मशवरा भी करते हैं। और पहले क्या था कि बहुत ही कम लोग मतलब महिलाओं को पूछते थे, कोई भी बड़ा फैसला लेते थे तो महिलाओं को जरूरी नहीं समझते थे कि हम इनसे भी बातचीत करें और इनको भी मौका दें। लेकिन आज महिलाएं सक्षम हैं, पैरों पे खड़ी हैं। कोरोना के टाइम में बहुत सारी दिक्कतें आई, घर चलाना मुश्किल हो गया, हस्बैंड जो थे उनकी नौकरियां छूट गई थी, लेकिन महिलाओं ने अपनी बागडोर संभाली और अपने बच्चों का और परिवार का खर्चा मतलब महिलाओं ने चलाया। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी महिला घर में मतलब खाली ना बैठ के कुछ ना कुछ काम करे। महिलाओं के अंदर हुनर की कमी नहीं है, महिलाएं जोश और जुनून से भरी हुई हैं। अब की बार 8 मार्च को नारी शक्ति सम्मान से मुझे राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है। मैं मोदी जी से मिली हूँ और बहुत सारे काफ़ी सारे पुरस्कार हैं, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार है, नॉन में शिक्षक पुरस्कार है, वुमन फार्मर अवार्ड है। काफ़ी सारे पुरस्कारों से मुझे सरकार ने नवाजा है। धन्यवाद। मैं एक बात बीच में कहना चाहूंगी, माफी चाहूंगी, आपको बीच में टोक रही हूँ। मैं ऐसे ही नहीं कि बेटियों पर बात करती हूँ, मैं बहुत प्राउड से कहती हूँ, छाती चौड़ी करके कहती हूँ कि मैं सिर्फ एक बेटी की माँ हूँ। और वो मेरी बेटी जब मुझसे पूछा, उसने अभी वो 10वीं कक्षा के लिए तैयार कर रही है अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसने मुझसे जब पूछा कि मम्मा आप मुझे क्या बनाना चाहते हो, तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया कि बेटा मैं तुझे वो बनाना चाहती हूँ जो तू बनना चाहती है। तो मैं एक माँ होने के नाते उसके पीछे खड़ी हूँ। ऐसे ही सभी माएं अपने बेटी और बेटों के पीछे खड़ी रहें, उनको संस्कार देती रहें, उनको हिम्मत देती रहें और उनको अनुशासन सिखाती रहें। संतोष जी, आखिरी संदेश आपसे। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे हमारे समाज में जो पिछड़े वर्ग से बच्चे आते हैं या इकोनॉमिकली पिछड़ा वर्ग बोलूँगी मैं,
आर्थिक रूप से कमजोर जो फैमिलीज हैं उनके बच्चों को, उनकी लड़कियों को खास तौर पे पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, कम मौके मिलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करते लोग और सरकार जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जो सरकारी स्कूल रहा है, मैं सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद से अभी सेवानिवृत्त हुई हूँ। हम लोगों ने एक अपनी राज्य स्तर पर ही नहीं कहूँगी, राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग से पहचान हमने बनाई है। और आज अगर पूछेंगे कि मुरथल अड्डा जो स्कूल है हरियाणा में एक नाम से जाना जाता है, तो कोई भी इस तरह से अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित न रखे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से आप अपने सभी गोल्स अचीव कर सकते हो या अपने उन इच्छाओं को, अपने उस आसमान को छू सकते हो जिसको आप छूना चाहते हैं। तो मैं जरूर कहना चाहूंगी सभी अभिभावक, सभी पेरेंट्स अपनी लड़कियों को विशेष तौर पर पढ़ने का मौका जरूर दें, शिक्षा से वंचित उनको न रखें, क्योंकि शिक्षा ही एक हमारे पास एकमात्र हथियार है जो हमें अंधेरों से उजालों की तरफ लेकर जाता है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हम महिलाएं कार्यक्रम में अपना कीमती वक्त देने के लिए और शामिल होने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जैसी जो हस्तियां हैं वही हम बच्चों के लिए, हम युवाओं के लिए, इन लड़कियों के लिए, इन लड़कों के लिए एक इंस्पिरेशन है जिससे वो कुछ सीखते हैं और शायद उनको ताकत मिलती है कि आगे बढ़ना है तो हमें इन्हें देख के ही बढ़ना है। जब इन्होंने इतना संघर्ष किया है तो फिर हमारे आगे का संघर्ष है ही क्या। बहुत शुक्रिया आपका।